का आज का डायलॉग कई मायनों में बहुत ही नया और अद्भुत इस मामले में है, क्योंकि आज हम दो संस्थान सोसाइटी फॉर कॉम्युनल हार्मनी, सद्भावना समाज और विश्व निधन सेंटर फॉर एशियन ब्लूसमिंग, जो कि एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल संस्थान है, इन दोनों संस्थाओं के सहभागिता के साथ आज का प्रोग्राम, जिसका शीर्षक रखा गया है आर्य समाज और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। मैं रणधीर कुमार गौतम इन दोनों संस्थानों सोसाइटी फॉर कॉम्युनल हार्मनी से और विश्व निधन सेंटर की तरफ से आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। खासकर मैं स्वागत करता हूं आज के चेयर प्रोफेसर अनंत कुमार गिरी, आज के प्रमुख वक्ता पंडित विद्या प्रसाद शुक्ल, आज के डिस्कशन के रूप में हमारे साथ श्री मिश्र जी, आज के डिस्कशन के रूप में हमारे साथ श्री कौशल किशोर जी जुड़ेंगे, उनके साथ भाई प्रदीप जी भी जुड़ेंगे। सोसाइटी फॉर कॉम्युनल हार्मनी सांप्रदायिक सद्भावना समाज का उद्देश्य देश में धार्मिक सद्भाव और सर्वधर्म संभावना की तलाश में रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना, सत्य, अहिंसा, न्याय, समता, राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और विश्व बंधुत्व में यकीन करने वाले सरोकारी स्त्री पुरुषों के बीच विचार समाचार के आदान प्रदान करने के उद्देश्य से यह विचार गोष्ठी चलाने का प्रयत्न है। अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे स्वामी अग्निवेश जी का, दयानंद सरस्वती से लेके स्वामी अग्निवेश जी तक एक परंपरा, एक साधना आर्य समाज की रही है, जिसके प्रयास से हमने स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ सामाजिक सुधार के साथ विकास के कार्यक्रमों में भी आर्य समाज की भूमिका को देखे हैं। तो आज का जो विषय है, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ से आर्य समाज की भूमिका को हम लोग समझेंगे, तो मैं सबसे पहले श्री कौशल किशोर जी को निमंत्रण देता हूं कि वो आज के प्रमुख वक्ता पंडित विद्या प्रसाद मिश्र जी के परिचय के साथ साथ कुछ संदर्भ प्रस्तुत करें आज की गोष्ठी के संदर्भ में, और फिर हम लोग विद्या प्रसाद शुक्ल जी को सुनेंगे। तो आदरणीय श्री कौशल किशोर जी। शुक्रिया रणधीर भाई, दो बातों के लिए। पहली तो आपने इतना सुंदर टॉपिक पर बात रखा है, चर्चा रखा है, और उसके लिए आचार्य विद्या प्रसाद मिश्र जी को इनवाइट किया है। आचार्य जी ने कपिला वात्स्यायन जी के साथ लंबे समय तक काम किया और भारत सरकार की वो सारी यूनिवर्सिटीज के बाद 80s में कला को लेके देश की सरकार ने एक बड़ी परिकल्पना की, राष्ट्रीय कला केंद्र की। तो आप वहां प्रोफेसर रहे, वहां पढ़ाते थे। अब 2-3 साल हो गए, रिटायर हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि पिछले 50 सालों में जो देश में जो सारी एक्टिविटीज हुई हैं, उनको आपने बहुत क्लोजली वॉच किया है और उसमें अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन दिया है। और इनका जो काम है, विद्या बाबू का जो काम है और इनका जो जीवन है, उसमें एक ऐसे किस्म की उदारता है कि उसके लिए यदि एक कोई फ्रेज इस्तेमाल किया जाए जो न्यूनतम शब्द में उनके पूरे जीवन और कर्म को उकेरता हो, तो मैं बोलता हूं संस्कृति मूर्ति। विद्या प्रसाद मिश्र जी के लिए जो मैं टर्म इस्तेमाल करता हूं मेरे पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में, वो दोनों जगह आप एक जैसे व्यक्ति हैं। विद्वता के साथ आपका चरित्र भी उतना ही ऊंचा है और
पिछले 50 सालों में ऐसी सेवाएं दी है। और वो कोई कोई ये बात नहीं कि राइट विंग वाले लोग रहे या लेफ्ट विंग वाले लोग रहे। आपका अभी हाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ हुई तो आप उस सारी चीज को करवा रहे थे। अभी रिसेंटली हम लोग मिले थे जब आर्य समाज के पिछले 50-60 सालों में जो सबसे बड़े लोग हुए उनमें एक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, जो अभी हाल में ही हम सब लोगों को छोड़ के गए हैं। उन्हीं की स्मृति में जब हम लोग मिले थे तो आज की बात का चर्चा को हम लोगों ने शेड्यूल किया था कि जो आर्य समाज का कंट्रीब्यूशन रहा है इस देश के नेशनल मूवमेंट में, तो हम लोग इस विषय में विद्या बाबू से उन सारी बातों के विषय में सुनना चाहेंगे। और दूसरी बात, आपके विषय में हम सब लोगों को जो न्यूनतम बात पता होनी चाहिए कि आप कुलदीप नैयर साहब सोशलिस्ट लीडर रहे और हमारे ये कम्युनल हार्मनी वाली जो संस्था है उसके टॉप लोगों में से रहे। कुलदीप नैयर साहब के जो सबसे करीबी मित्रों को खोजिए, उनमें टॉप 10 में विद्या बाबू आते हैं। इतनी ही करीबी मित्रता आपका वेद प्रताप वैदिक जी से, स्वामी अग्निवेश जी से रहा। तो वो जो अभी पीछे हम लोग बात कर रहे थे इंटर रिलीजियस डायलॉग के कंटेक्स्ट में, आर्य समाज ने इस मामले को 1875 में आर्य समाज शुरू हुआ और तभी से इस मामले को महर्षि दयानंद और उनके शिष्यों ने बेस्ट एड्रेस करने की कोशिश की है। और जो भारत का राष्ट्रवाद है उसको डिफाइन करने में जिन लोगों का, जिन संस्थानों का सबसे अहम रोल रहा है, उनमें आर्य समाज की कोई सानी नहीं है। जो देश की आजादी में लोग इन्वॉल्व हुए, तो आजादी जब मिली तो वो सारा क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। और देश की जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है, मैं समझता हूँ कि उसमें महर्षि दयानंद और आर्य समाज का जो कंट्रीब्यूशन है, मेन स्ट्रीम हिस्ट्री ने उसके साथ न्याय नहीं किया है। तो विद्या बाबू के लिए जो टॉपिक आज एड्रेस करने को, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, एक दो छोटी छोटी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जो चीज साफ साफ दिखता है कि आर्य समाज के साथ जो उन लोगों का नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें एक किस्म का अन्याय हुआ है। मैं समझता हूँ 1885 में कांग्रेस बना, आर्य समाज उससे कम से कम 10 साल पुरानी संस्था है। और दूसरी बात ये, तो जो फॉर्मल 1875 में आर्य समाज का पंजाब में और उधर महाराष्ट्र में फॉर्मली 1875 में शुरू हुआ, पर कायदे में महर्षि दयानंद तो जो 1857 की क्रांति है उसके बाद स्वदेशी की बात को इस देश में जिस व्यक्ति ने सबसे बड़ा पुरुषार्थ किया और देश का कोई कोना नहीं छोड़ा, दैट वाज महर्षि दयानंद। तो जो ओरिजिनल स्वराज का सपना है और वो ऑर्गेनाइज्ड शेप लेता है, तो वो सबसे पुराना और सबसे व्यापक आर्य समाज ही है। तो अगर हम गांधी जी को आज राष्ट्रपिता कहते हैं तो उस लिहाज से महर्षि दयानंद इस राष्ट्र के पितामह होते हैं, ऐसा वैदिक जी कहते थे। और मैं समझता हूं कि उनकी इस बात का हम लोग अनुमोदन ही कर सकते हैं, उनकी इस बात का काउंटर करने का कोई किसी के पास चीज नहीं है। ये बात है कि इस देश का इतिहास जिन लोगों ने, जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री जिन लोगों ने लिखा, उनकी वो कुछ बातें रही है जो उनको हाशिए पर रखा है, ये बात भी वैदिक जी कहते थे। मैं जो बात कहना चाहूंगा कि विद्या बाबू ने इंदिरा जी के भी साथ काम किया। इन्होंने देखा है, स्वामी अग्निवेश के यंग टाइम से मित्र रहे, ये कुलदीप नैयर साहब के करीब रहे। तो जो सारे लोग इस देश के इतिहास को शेप देने वाले कर्ता धर्ता हुए हैं,
आपका पिछले 50 सालों में उन सब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार रहा है, करीब से चीजों को जानने समझने का आपको मौका मिला है, तो आपके पिटारे में बहुत सारी चीजें अर्जित की हुई है इस सब सब्जेक्ट में, तो वो सब बात समझेंगे। और आर्य समाज की जो पृष्ठभूमि है नेशनल मूवमेंट में, मैं अगर 2 मिनट में उसको सम अप करूं, तो मैं ये बात देखता हूं कि महर्षि दयानंद ने जितनी सारी कोशिशें की थी, उसको लाला लाजपत राय, वो पहले कांग्रेसी नेता हैं जो आर्य समाज की पृष्ठभूमि से आते हैं, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है कांग्रेस में, यदि आप इस बात को समझना चाहें, गांधी जी सर बेडरबर्न और एओ ह्यूम साहब की बात करते थे, उनके उन लोगों से बड़े करीबी संबंध भी रहे। मैं आर्य समाज से उनके रिलेशन पर 2 लाइन बोलना चाहता हूं कि 1857 की जो क्रांति थी, उसमें हिंदू और मुस्लिम मिल के लड़ते हैं, पर मुस्लिमों के जो सबसे बड़े नेता थे उस टाइम में, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया, सर सैयद अहमद खान, जब 1885 में कांग्रेस बना, तो उन्होंने कांग्रेस में मुसलमानों के शामिल होने का विरोध किया। 1885 में आर्य समाज ने भी कांग्रेस का विरोध किया। उन्होंने ये बात कहा कि अंग्रेजों ने ये संस्था बनाई है, इसमें स्वदेश के लिए हम जो महर्षि दयानंद का जो स्वदेश चिंतन था, उसके समर्थन में वो कुछ नहीं देखते हैं, और उनको एक जो सब्टरफ्यूज की, ब्रिटिश सब्टरफ्यूज की तरह वो उनको देखते हैं। पर जो उनके पहले 3 साल के काम हैं, उसमें एक काम ऐसा है कि लाला लाजपत राय वो व्यक्ति थे कि महर्षि दयानंद के बाद जो व्यक्ति महर्षि दयानंद के की आवाज होते हैं, दैट वाज लाला लाजपत राय। स्वामी अग्निवेश ये बात लाला लाजपत राय के विषय में कहते थे कि जिस तरह से मार्क्स को लेनिन ने डिफाइन किया, वैसे ही महर्षि दयानंद को लाला लाजपत राय ने डिफाइन किया। उसकी कहानी कुछ ऐसी है, जब उनकी डेथ हुई तो राजपुताना में महर्षि की डेथ हुई, और वो भी वजह यही था कि ब्रिटिश के खिलाफ जो आर्य समाज का मूव था, उससे वो जो एक षड्यंत्र के तहत उनको जहर दे के मारा गया, उनको, उनके ऊपर कई बार ऐसी अटैक हुए। उसके 2 वजह थे कि जो यहाँ के हमारे धार्मिक कठमुल्ले लोग हैं, उन्होंने और ब्रिटिश ने, उन दोनों ने मिलके महर्षि की जो 4-5 बार हत्या की कोशिश हुई, और फाइनली वो गए। लाला लाजपत राय ने इस बात का काउंटर किया। उन्होंने एक सीरीज 12-13 लेखों का लिखा, जिसमें वो ये बात लिखते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने पहले मुस्लिमों को नेशनल मूवमेंट में शामिल होने के लिए अपील किया, लेकिन जब कांग्रेस बना तो उन्होंने इसका विरोध किया है। तो उसके काउंटर में वो 12-13 लेख लिखते हैं अखबारों में, जिन लेखों को संकलित करके कांग्रेस के फाउंडर एओ ह्यूम ने एक छोटी सी बुकलेट छापी, और ये बुकलेट पूरे देश भर में छा गया। उससे आर्य समाज और कांग्रेस का रिलेशनशिप डिफाइन होता है। और 3 साल बाद 1888 में जब इलाहाबाद में कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ, तो उसमें कांग्रेस की ओर से मदन मोहन मालवीय लाला जी का स्वागत करने इलाहाबाद स्टेशन पर पहुंचते हैं। तो इस देश का जो नेशनल मूवमेंट है, जिसको इंडिपेंडेंस मूवमेंट बोलते हैं हम लोग, उसकी जो नींव है वो आर्य समाज और महर्षि दयानंद के साथ है। उनकी अगली पीढ़ी ने इसको बेहतर डिफाइन किया है। और यदि आर्य समाज नहीं होता, तो मैं आपको बोलता हूं कांग्रेस कुछ नहीं होता। कांग्रेस यदि कुछ हुआ तो उसकी वजह यही थी कि आर्य समाज था। मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूं, विद्या प्रसाद मिश्र जी की बात हम लोग सुने। एक ही और बात कह के मैं इसको विराम देना चाहूंगा, उनको सुनना चाहूंगा
कि जब ये जिन्ना और कांग्रेस की बीच, वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की बीच की जो टसल है, तो उस विषय में जो जिन्ना का कमेंट है आर्य समाज और ये हिंदू संगठनों की भूमिका को लेके, तो जिन्ना ने एक जगह ये बात कहा है कि इनकी चमड़ी थोड़ी सी खुरच के देखो, तो सभी वही है। उन्होंने आर्य समाज और जो 1925 में बना स्वयंसेवकों का दल, उन लोगों की ओर इंगित किया है। तो मैं ये बात बोलता हूं कि भारत की आजादी का जो आंदोलन है, उसमें से यदि आर्य समाज को ऑफ करिए तो वो कहीं खड़ा नहीं होता है। इस बात को हम लोगों को गहराई में समझना चाहिए। इस पर देश में जो सबसे बड़े विद्वान लोग हैं, इनको समझने वाले में आज, उसमें यदि टॉप 3 के लोगों को बोले, मैंने टॉप 5 के कोई लिस्ट बनाए थे, जिसमें अब अग्निवेश और डॉक्टर वैरिक नहीं रहे, तो इसलिए मैं टॉप 3 की लिस्ट बोल रहा हूँ। उसमें डॉक्टर विद्या प्रसाद मिश्र, आचार्य विद्या प्रसाद मिश्र सबसे बड़े विद्वान हैं। आचार्य जी, मेरा नमन स्वीकार करें और अब आपका हम लोग आशीर्वचन लें, इस विषय को समझें। धन्यवाद। और मैंने मेरी बात को विराम दिया। शुक्रिया। पंडित विद्या प्रसाद मिश्र जी। आज के इस व्याख्यान कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर अनंत कुमार गिरी जी, मेरे भाई और प्रेरणादायक भाई श्री कौशल किशोर जी, कार्यक्रम के मॉडरेटर डॉक्टर रणधीर कुमार गौतम जी, सभी को प्रणाम करता हुआ मैं अभी श्रवण कर रहा था भाई किशोर जी के वचनों को। बीच में उन्होंने कहा था कि इतिहास में अन्याय हुआ है, तो मुझे एक शेर याद आया कि बड़ी मुश्किल है सभी को खुश रखना, बड़ी मुश्किल है सभी को खुश रखना, चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। लेकिन फिर भी यथासंभव मैं उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करता हूं जिनको भाई कौशल जी ने छेड़ा है। स्वतंत्रता के संग्राम में आर्य समाज की भूमिका या इसके योगदान की चर्चा करने से पहले संस्था के रूप में आर्य समाज की एक विशेषता की ओर ध्यान खींचना मैं आवश्यक समझता हूं। जिस तरह से हर एक आदमी का अपना एक व्यक्तित्व होता है, जिसके कारण वह अन्य आदमियों से अपनी अलग पहचान बनाता है, जैसे कि बांसुरी वाला कृष्ण, सुदर्शन चक्रधारी, धनुर्धारी राम या कलगीधारी गुरु, उसी तर्ज पर आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद को वेदों वाला संत कहा जा सकता है। ऋषि के वेद भाष्य को देखें, उनके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को देखें और लघु प्रार्थना ग्रंथ आर्याभिविनय को देखें, तो जो उनका राष्ट्र प्रेम है वो आपको उबलता हुआ दिखाई देगा। ऋषि दयानंद को छोड़कर और किस विद्वान ने राजनीति परक और राष्ट्र परक अर्थ वेदों का किया है? कोई नहीं दृष्टि में आता। तो वेद भक्त होना, राष्ट्र भक्त होना, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती। उनका राष्ट्र प्रेम आर्य समाज के लोगों का धर्म का अंग है। वेदवाद और राष्ट्रवाद ही आर्य समाज को ऋषि दयानंद से विरासत में मिला है। और इसीलिए मैं तो कहा करता हूं कि आर्य समाज की दो भुजाएं हैं, एक का नाम है वेद और दूसरे का नाम है राष्ट्र। अन्य जितनी राजनीतिक संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं? केवल राष्ट्र राष्ट्र चिल्लाती हैं, धर्म का नाम नहीं लेती। और जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं वो अपने मजहब या मजहबी किताब का नाम लेती हैं, उनको राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं होता। राजनीतिक पार्टियां
राजनीतिक सांप्रदायिकता से ग्रस्त हैं, तो धार्मिक संस्थाएं धार्मिक सांप्रदायिकता से ग्रस्त हैं, लेकिन आर्य समाज इससे मुक्त है। शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः, इसलिए शांति की बात करें, कम्युनल हार्मनी की बात करें, स्वराज्य की बात करें, स्वभाषा की बात करें, तो इसमें जो आगे रहे आर्य समाज के लोग, उसका कारण है वेद। संस्थाएं और भी बहुत हैं। ऋषि दयानंद के जमाने में ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज और स्वामी, इन सब के जो सर्वोच्च अधिकारी थे, वे सब ऋषि दयानंद का बड़ा आदर करते थे। यहाँ तक कि कई संस्थाओं ने आपस में मिलकर के काम करने का प्रस्ताव रखा था। कहीं कहीं सहमति भी बन जाती थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनिवेसेंट बात तो यहाँ तक बनने वाली थी कि ये दोनों संस्थाएं, थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज, एक पॉइंट पर आकर के मर्ज होने वाली थी। सारी संपदा सोसाइटी की आर्य समाज को मिलने वाली थी, लेकिन एक शब्द पर ऋषि दयानंद ने समझौता नहीं किया। ये यही उनकी खूबी, स्वराज्य पर, स्वधर्म पर समझौता नहीं करते, और जो कुछ भी लेते हैं इस देश के ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक उन ऋषियों से लेते हैं, सप्त ऋषियों की मर्यादा को लेते हैं, और वेद की जो मनगढ़ंत दूसरी प्रकार की भाष्य हुए थे अतीत में, उनका तर्क की तलवार से जोरदार खंडन करते हैं। उन्होंने तो दिल्ली के अंदर ही एक दरबार लगाया था और कोशिश की थी कि जिन बिंदुओं पर हम लोग एक हैं, आओ उन सब पर तो एक हो जाएं और इस राष्ट्र के कल्याण के लिए कुछ करें। जो व्यक्ति अपनी प्रार्थना में भी राष्ट्र के कल्याण की और स्वराज्य की कामना करता है, भला कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि गुलामी के दिनों में कोई यत्न नहीं किया होगा, कोई अलख नहीं जगाई होगी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसके ज्यादा नहीं 18 साल बाद 1875 में आर्य समाज की स्थापना करने में, उसकी नींव वेद और राष्ट्र पर रखने में, उस राज्य क्रांति की असफलता के कारणों को दूर करना ही मुख्य हेतु रहा होगा। मैं ऐसा आज भाई किशोर जी की वार्ता के बाद विचार करता हूं। 1905 का बंग भंग आंदोलन, मुझे लगता है कि आर्य समाज के आंदोलन से जो उत्पन्न हुई लहर थी, उसका ही वो परिणाम था। और वो समय लाल बाल और पाल का था। लाला लाजपत राय पंजाब से, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और बंगाल से विपिन चंद्र पाल, इन्हीं तीनों राज्यों में मुख्य रूप से उन दिनों गुलामी के विरुद्ध बिगुल बज रहा था। अब यदि हमारे समाज के उस समय के लोगों की बात करें, उन पर क्या बीत रही थी और किस तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष वह आजादी के आंदोलन में सक्रिय थे, तो उसका परिणाम देख लीजिए। स्वामी श्रद्धानंद थे, महात्मा हंसराज थे, महाशय खुशहाल चंद खुरसन थे और महाशय कृष्ण थे। ये चार बड़ी हस्तियां उस समय थी पंजाब में। स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र हरिश्चंद्र जी राजा महेंद्र प्रताप के साथ 1914 में ही विदेश चले गए। वहां जाकर के संगठन का काम किया, आजादी को प्राप्त करने के उपायों पर चर्चा की। महात्मा हंसराज जी का बेटा बलराज और लाला खुशहाल चंद खुरसंद का बेटा रणवीर, महाशय कृष्ण के सुपुत्र भाई वीरेंद्र जी, जो हमारे साथ दिल्ली में कई बार मुलाकात करते थे, उन्हीं के भाई हैं के नरेंद्र जी। उन्हीं का अखबार था वीर अर्जुन, जिसमें आर्यपुत्र पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सेवा की है। इन सब को लाहौर के बम केस में मुकदमा चलाया गया, सबको सजा हुई। आप कल्पना करो, आर्य समाज के शीर्ष कार्यकर्ता एक समय में थे, और इनके पुत्रों को जब सजा हो गई, क्या बीत रही होगी दिल पर। लेकिन फिर भी परिवार का परिवार पूरी तरह से समर्पित था। आर्य समाज का एक एक व्यक्ति, पूरे देश में 1.5% भी नहीं थे। लेकिन यदि हम देखें कि आजादी में आहुति दी जीवन की, तो उसकी अगर हम प्रतिशत संख्या देखें, और किसी के न माने
यदि डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया की ही माने तो 80% बताते हैं। महोदय, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितने भी आजादी के कर्णधारों का, बलिदानियों का और उन लोगों का जिन्होंने स्वयं अपने जीवन की आहुति दे दी इस देश की स्वतंत्रता संग्राम के उस महान आंदोलन में, जितने भी नाम आप गिना सकते हैं, विशेषकर उत्तर भारत के 10-15% कहीं निकल जाए तो निकल जाए मुश्किल से, बाकी सब तो प्रत्यक्ष या परोक्ष आर्य समाज की ही देन थे। कोई भी नाम ले लीजिए। 2 प्रकार से चोटें की गई विदेशी हुकूमत पर, दोनों ही चोटें कारगर हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कह सकता हूं कि वो चाहे शांति धारा हो, वो चाहे क्रांति धारा हो, दोनों के जनक ऋषि दयानंद हैं। और यूं तो भारत के स्वाधीनता जो संग्राम था उसका सर्वप्रथम प्रवर्तक सर्वातिशायी व्यक्तित्व कोई है तो ऋषि दयानंद का है। ये क्या कम बड़ी बात नहीं है आर्य समाज के लिए और इस देश के लिए गर्व करने के लिए कि सत्यार्थ प्रकाश से पहले किसी भी ग्रंथ में स्वराज्य शब्द की चर्चा तक नहीं। कर्नल ने पूछा था अंग्रेज ने कि आपको महारानी विक्टोरिया के राज्य में कोई संकट तो नहीं? उन्होंने कहा मुझे कोई संकट नहीं, व्यक्तिगत रूप से मेरी राह में कोई अड़चन नहीं। फिर उसके बाद अनुरोध किया गया कि आप सुबह शाम ये प्रार्थना किया करो अपने परमात्मा से कि महारानी का राज्य सब दिन बना रहे। इतने में तो ऋषि दयानंद की त्योरियां चढ़ गई और उस निर्भीक सन्यासी ने कहा कि मैं तो चाहता हूं आज अभी इसी क्षण सब दिन के लिए विदेशी राज्य समाप्त हो जाए। किस हिम्मत और उत्साह के साथ, किस राष्ट्रभक्ति के साथ सत्यार्थ प्रकाश में भी उन्होंने लिखा कि एक अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य की अपेक्षा बुरे से बुरा स्वदेशी राज्य कई हजार दर्जे अच्छा होता है। अभी अभी भाई कौशल जी ने कहा कि इतिहास के साथ पक्षपात हुआ है, इसमें कोई शक नहीं नजर आता, क्योंकि देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बताया और अभी अभी फिर हमने सुना, इस हम सब कहते हैं पूरा देश कहता है। सन 1921 में जब रंगमंच पर महात्मा गांधी आए तो सारा का सारा स्वतंत्रता का जो आंदोलन था वो कई तरह से बदल गया। स्वतंत्रता के संघर्ष का सारा रूप ही बदल गया। उन्होंने सविनय असहयोग आंदोलन चलाया। व्यष्टि और समष्टि रूप में फिर आर्य समाज भी कूद गया। और ये बात ठीक कहा कौशल जी ने, फिर कांग्रेस की जो मजबूती आई वो तो आर्य समाज की वजह से आई, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं की वजह से आई, क्योंकि उस समय वही एक दल था राजनीतिक जो अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम करने के लिए चल रहा था। तो सारे आर्य समाज उसी में आए, चाहे वो लाला देशबंधु गुप्ता हो, चाहे वो बाबू जगजीवन राम हो, चाहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत हो, जो राजनेता थे तमाम, चौधरी चरण सिंह हो, बहुत बात में आकर के सबके सब तो मूल रूप से। और इन सबसे पहले मैं दादा भाई नौरोजी की बात करने लगा हूं। श्याम जी कृष्ण वर्मा जब लंदन में थे, उनके घर में आर्य समाज का सत्संग लगा करता था। और जब सन 80 में अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन लंदन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर सत्यदेव भारद्वाज नैरोबी वालों ने करी, तो उस समय दिखाया गया रजिस्टर में 20 जगह दादा भाई नौरोजी के हस्ताक्षर हैं उनकी उपस्थिति के साप्ताहिक सत्संग में। जो साप्ताहिक सत्संग तक में आर्य समाज में जाता रहा हो वो सत्यार्थ प्रकाश से अपरिचित हो नहीं सकता और वहीं से स्वराज्य लिया होगा। ये एकदम सत्य बात। ये ठीक है कि पूना से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये आवाज बुलंद की कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन उन्होंने कहां से लिया? और फिर उनके भी श्रेष्ठतर महापुरुष दादा भाई नौरोजी ने तो सत्यार्थ प्रकाश से लिया। हम गांधी को राष्ट्रपिता अगर कहते हैं तो आप जरा विचार कीजिए, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। और महादेव गोविंद रानाडे वे महापुरुष हैं, जज हैं, जिन्होंने पूना में महर्षि दयानंद जी महाराज को आमंत्रित करके 15 व्याख्यान कराए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 15। और पुस्तकाकार में उसको प्रकाशित करवाया। वह 15 व्याख्यान ही कोई देख ले, उसमें एक जगह पर राष्ट्रभक्ति का वैसा ज्वलंत उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता है। ये इसी तरह से हम क्रांतिकारियों के पितामह के रूप में दयानंद को क्या नहीं मानेंगे? जब पूना के वे जज रानाडे महाराज, उनके प्रेरणा स्रोत ऋषि दयानंद हैं।
अब गांधी जी अगर राष्ट्रपिता हैं तो उनके गुरु के गुरु का गुरु दयानंद सिद्ध हो रहा है कि नहीं? तो राष्ट्र प्रपितामह हुए फिर तो दयानंद। मैं कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कर रहा हूं, एकदम इसके तार्किक प्रमाण भी हैं, लेकिन बात यह है कि आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने कभी भी अपने त्याग और बलिदान को भुलाने की कोशिश नहीं की है। सूंघ कर कोई मसल डाले, यह है गुल की जीत। सूंघ कर कोई मसल डाले, यह है गुल की जीत। मौत उसके वास्ते टहनी पे मुरझाने में है। इसलिए जो हमारे लोगों ने किया, पूर्वजों ने, वो देश के लिए किया, धर्म के लिए किया, उसके बदले में कुछ मिले उसकी लालसा नहीं थी। तो केसरी सिंह बारहट राजस्थान से, सरदार भगत सिंह और उनका सारा परिवार पंजाब से, हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा जो सारे क्रांतिकारी आंदोलन करने वालों के प्रेरणा स्रोत, उत्तर प्रदेश से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जो रहते ही आर्य समाज मंदिर में थे, किस किस का नाम गिनाएं, मदन लाल ढेंगरा, ये किसकी संतान और किस आंदोलन से जुड़े हुए ये लोग थे। इसीलिए मैं कहा करता हूं, यद्यपि आजकल ये आंदोलन मुझे कुछ फीका पड़ा हुआ सा दिखाई देता है, आर्य समाज कोई मंदिर नहीं है। अज्ञानता के कारण लोग लिख और कह देते हैं आर्य समाज मंदिर। ये मंदिर नहीं, ये मत नहीं, ये पंथ नहीं, ये संप्रदाय नहीं, ये एक आंदोलन है जो अज्ञानता को मिटाने के लिए, अन्याय की समापन के लिए और अभाव को दूर करने के लिए किया गया था। और विरासत में जो देव दयानंद ने हमको दिया वो क्या है? वो है वेदवाद, और दूसरा क्या है? राष्ट्रवाद। यदि हम इन दोनों ही विचारधाराओं का जनक इस दयानंद को मानते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा अजमेर जिले में ब्यावर तहसील में हिंदुस्तान की पहली मिल में जनरल मैनेजर थे। किसने उनको लंदन भेजा था? और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जाकर के लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करी, और उस इंडिया हाउस का स्वतंत्रता के संग्राम में क्या योगदान है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वहां से फिर वो अमेरिका जाते हैं, वहां पर आर्यपुत्र लाला हरदयाल मिलते हैं, वहां से फिर जिनेवा जाते हैं और वहीं उनकी मृत्यु होती, अंत्येष्टि होती है। भला हो हमारे यशस्वी वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय का उनकी अस्थियों को ये लेकर के भारत आए, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ भी हो, ऋषि दयानंद एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने धर्म के साथ राष्ट्र को जोड़ा। ये देश के और विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ है। और इसीलिए स्वामी रामकृष्ण ने कहा था कि अवधूत सन्यासी ये अद्भुत है, ये कमाल का है। उन्होंने संसार के सभी समझदार लोगों ने ऐसी प्रशंसा के पुल बांधे, वो जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि क्रांति धारा हो चाहे शांति की धारा हो जो 1921 से जोर पकड़ी, उस सब के प्रेरणा स्रोत कहीं प्रत्यक्ष कहीं परोक्ष निश्चित रूप से ही हमको ऋषि दयानंद ही मिलते हैं। वेद में जिस तरह से राजनीति परक और राष्ट्र परक उसकी व्याख्या ऋषि दयानंद ने करी है वो अनमोल है। पूरा भाष्य इन्होंने नहीं किया, लेकिन उनकी विचारधारा के अनुसार, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अनुसार जो भाष्य हुए हैं उससे क्या हुआ, उसको पढ़ने के बाद कोई गुलाम रह ही नहीं सकता। यही कारण था यजुर्वेद का भाष्य जब कंप्लीट हुआ तो वो छपे, इसके लिए सरकारी अनुदान के लिए अप्लाई किया गया और रिव्यू के लिए उसकी एक कॉपी प्रोफेसर गिफिथ को बनारस में भेजी गई, और उन्होंने जब पढ़ा तो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने कहा जब इस तरह के भाष्य धर्म के ग्रंथ को जब लोग पढ़ेंगे ये गुलाम नहीं रह सकते, अंग्रेजी सत्ता यहाँ टिक नहीं सकती। उन्होंने सिफारिश करके अनुदान न देने की जोरदार अपील की है। तो हमारी तो प्रार्थना में आज भी राष्ट्रवाद है कोई ऐसा संगठन दूसरा धर्म से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ, परंपराओं से जुड़ा हुआ जो अपनी प्रार्थना में स्वराज्य की बात हर सप्ताह करता हो? यजुर्वेद का वो प्रसिद्ध मंत्र हमारे सत्संग तब तक पूरे नहीं होते जब तक उसका पाठ हम नहीं कर लेते। आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवचसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्यः सूरि सभ्यो अति व्याधि महारथो जायताम, दोग्ध्री धेनुरूढ़ा नडवानासु सप्ते पुरंधिरयोषा जिष्णु रथिष्ठा। मंत्र लंबा है, मैं इसका पद्यानुवाद की 2 पंक्ति आपको सुनाता हूं।
आप गौरवान्वित होंगे। ब्रह्मण सौराष्ट्र में हो। ये देखिए ऋषि दयानंद के अनुयायियों की प्रार्थना क्या है। वो ये नहीं कहते यदि किसी को आघात पहुंचे तो क्षमा करना। जो हम मंदिरों में आरती उतारते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं, उसमें कम से कम राष्ट्र की बात भी तो कहीं होनी चाहिए, पर कहीं दिखाई नहीं देती। और ऋषि दयानंद ने जो प्रचलन चलाया उसी प्राचीन परंपरा को, जो ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक थी, जो वैदिक युग में थी, उसको ज्यों का त्यों ले आए और कहा ब्रह्मण सौराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो, हरिदल विनाशकारी। होवें दुधारू गौवें वृषयस्व आसुवाही, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा ही। बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवें, इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धोवें, फल फूल से लदी हूँ औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। तो आर्य समाज का वह रूप आज भी देखिए कि वह अपने पूर्वजों के बलिदान के बदले में ये नहीं कहता कि मुझे राज्यसभा की सदस्यता चाहिए, ये नहीं कहता कि मुझे गवर्नर बनाइए। वो प्रार्थना क्या करता है अपने प्रभु से, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। यह है राष्ट्र प्रेम। यदि कोई साहित्य को ना पढ़े, कोई दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन यदि वैसे ही आ जाए, वो कुछ जाने नहीं, समझे नहीं, पढ़े नहीं, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर वो समझ जाए तो फिर निश्चित रूप से ही इतनी क्लैरिटी हो जाती है मन मस्तिष्क में, उसको कोई राष्ट्रभक्ति से जरा सा भी लाइन पर से उतार नहीं सकता। पक्का राष्ट्रभक्त होता है, केवल ऋषि भक्त ही नहीं होता। आप जीवन चरित्र ऋषि दयानंद का सारा देख जाइए। ऋषि दयानंद ने जिस वैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया है, यही उसका व्यापक रूप है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि वेद और राष्ट्र ये दो आर्य समाज की भुजाएं हैं। इन दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को छोड़ या तोड़ देना अगर कोई चाहता है तो समझिए वो समाज को लूला और लंगड़ा कर देना चाहता है। ये कितनी बड़ी बात है। और इस देश में स्वराज्य हो, और उसके बाद मैं उदाहरण के तौर पर एक व्याख्या की बात करता हूं। जैसे वेद में आया ब्राह्मणो वश्य मुखम आसीत् बाहु राजन्या कृता। आरंभ से लेकर के अंत तक लोगों ने यही कहा कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ। ऋषि दयानंद बड़े प्रैक्टिकल हैं, बड़े वैज्ञानिक भी हैं, बड़े तार्किक भी हैं। वो किसी उस बात को स्वीकार नहीं करते जिसमें लॉजिक ना हो। हम नहीं मानने को तैयार कि महाराज जनक हल चला रहे थे और सीता जी घड़े से निकल गई। इस तरह के पाखंडों का प्रसार जब होगा तो इस देश के प्रति किसकी श्रद्धा और आस्था होगी कि जमीन के नीचे किसका रजवीर मिला था, कहां से ऑक्सीजन मिल रहा था, किस तरह से तैयार हुई। इंटरप्रिटेशन में इस तरह की गड़बड़ियां हुई, दंत कथाओं का इस तरह का प्रचार और प्रसार हुआ। ऋषि दयानंद के सोचने का तरीका है। हम सेकंड हैंड रेफरेंस पर विश्वास कम करते हैं। दंत कथाएं बचपन से सुनते आए। एकलव्य का अंगूठा गुरुद्रोण ने कटवा लिया। पर मैं उनसे पूछता हूं महाभारत पढ़ा है आपने? सारा महाभारत पढ़ जाइए, कहीं अंगूठा काटने की बात ही नहीं। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया। इस तरह से न जाने कितनी अच्छी हास्यास्पद बातों का आजाद भारत में भी प्रचार और प्रसार हो रहा है। इसी तरह से ऋषि दयानंद की सोच तो देखिए। स्वराज शब्द का पहली बार उद्घोष किया निर्भीकता के साथ। उनके अनुयायियों ने बलिदान दिए। आजादी जब मिली तो यहाँ भी रहने का तरीका तो देखो। उन्होंने कहा था कि सारे समाज को गुण कर्म स्वभाव से अनुसार चलने का तरीका बता दो। जो गीता में कृष्ण ने कहा, व्यास ने कहलवाया, गुण कर्म विभाग सा, यानी चारों वर्णों का विभाजन कैसे होगा? गुण से, कर्म से और स्वभाव से। और ये वेद मंत्र भी कहता। हमने क्या किया? जन्म से ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, चाहे वो व्यभिचार करता हो, कुकर्म करता हो, अनपढ़ हो,
वो कैसे हो जाएगा? जब से दुनिया बनी महाभारत तक एक भी नाम बताओ जिसके आगे कोई मिश्रा, तिवारी, पांडे, शुक्ला लगा हो, कोई सरनेम लगा हो। इस देश की उस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने का जो भरपूर प्रयास किया। हमारे जितने गुरुकुल चलते हैं, किसी भी बच्चे के आगे सरनेम नहीं लगाया जाता, ये हमारी शर्त होती है। लेकिन अफसोस, इस रिजर्वेशन के चक्कर ने हमारे यहाँ उनको ब्राह्मण बनाया, बड़े बड़े यज्ञ का अध्वरी, उद्गाता और ब्रह्मा बनाया, और रिजर्वेशन कोटे से भी वो चूकते नहीं। दूसरी ओर स्वयं ही प्रमाण पत्र जारी करवाते हैं कि हम तो हरिजन हैं, हम शूद्र हैं। ये हिस्सा यदि ब्राह्मण है, मस्तिष्क, ये हाथों को यदि हम क्षत्रिय कहें, और कहना ही चाहिए वेद के अनुसार, तो ब्राह्मण और वैश्य जो है वो तो उदर हो गया, और शूद्र जो है वो पैर हो गए। पैर में हमारे अगर कांटा चुभे तो क्या दिमाग सोचने को मजबूर नहीं हो जाता? क्या मुंह से हाय नहीं निकलती? क्या हाथ दौड़ते नहीं चुभे हुए कांटे को निकालने के लिए? ऐसा ही कोऑर्डिनेशन, ऐसा ही कोऑपरेशन हमारे यदि समाज में हो जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, तो इस देश का व्यक्ति पहले भारतीय होगा, बाद में वो ब्राह्मण होगा, पहले भारतीय होगा, बाद में वो क्षत्रिय होगा। ये तो कार्यों का ही विभाजन था। अज्ञानता से निपटे इस बड़े भारी दुश्मन को दूर करने का समाज से जो प्रयास करे, उसकी बड़ी गद्दी है ऊंची, और वही तो ब्राह्मण। जो सरहदों पर हमारी रक्षा करे, जो अन्याय होने नहीं दे, अन्याय करे नहीं, वही तो क्षत्रिय है। और जो हिसाब किताब भी ठीक रखे, किसी को भूखा सोने न दे, अभाव में किसी को जीने न दे, वही तो वैश्य है। और जो इन तीनों कार्यों में से एक में भी हिस्सा नहीं बटा सकता, तो इन तीनों का सहयोग करे जो चाहिए, वो तो शूद्र है। लेकिन महत्व किसी का कम नहीं था। अफसोस, वो बुराइयां आई हमारे यहाँ, हमने उनको कमतर समझा, अपने कुएं पर चढ़ने नहीं दिया, उनका छुआ हमने पानी नहीं पिया, अपने बगल हमने बैठाया नहीं, उसका लाभ विदेशी मत मतांतरों ने उठाया। उसका कुपरिणाम आज डेमोक्रेसी में संख्या बल सबसे बड़ा बल होता है। हमारी हैसियत जो है वो सामने नजर आ रही है कि भविष्य क्या होगा, खतरनाक दिखाई दे रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के संग्राम में तो आर्य समाज ने जूझने का अनुपम कार्य किया ही है। और मैं यदि निष्पक्ष भाव से, एकदम ईमानदारी से कहूं, यदि आर्य समाज न होता तो स्वराज्य जो है ये कल्पना भी ना होती, साकार होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और स्वराज्य प्राप्त करने के बाद भी जितनी शक्ति आर्य समाज के पास थी, विषमता और प्रतिकूलता के बावजूद, सरकारी थपाथपी ना मिलने, थपथपी शाबाशी ना मिलने के बावजूद, आर्य समाज को आगे ले जाने के लिए, और इस समाज में स्वभाषा, स्व संस्कृति, स्वधर्म और अपनी परंपरा और ऋषि मुनियों का वो संदेश, जिसमें ये कहा गया सारा विश्व हमारा परिवार है, जिसमें कोई भी सीमा नहीं, देश काल और परिस्थिति से भी ऊपर उठकर सारी मानवता की सेवा है। आर्य समाज के नियम प्रारंभ में 28 बने थे, हर संस्था के कमांडमेंट्स होते हैं, लेकिन स्थापना तो हुई बंबई में। पर लाहौर में जब पुनर्विचार हुआ तो उन 28 को काट छांट करके 10 किए गए। हमारा उद्देश्य क्या है इस संस्था का? आप देखिए, वो नियम में ही बता दिया, सारे संसार का करना, उपकार करना, सारे संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। भारत का नहीं, हिंदुओं का नहीं, सारे संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। हम कहते हैं तन मन धन से आपका साथ देंगे, देश के काम आएंगे। तन है नहीं, किसी काम का रोगी है, मन में कपट भरा हुआ है, धन है नहीं, थोड़ा बहुत है तो सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे, देना नहीं चाहते, तो देंगे क्या? केवल बातों से बात लोग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बातों से नहीं, बात तो कुछ करने से बनती है। अभी अभी हमने रामनवमी बनाया, आरती करने से, मंदिर बनाने से काम चलेगा नहीं, है ये अच्छा काम, करना चाहिए, लेकिन राम को मानना एक बात है, राम की मानना ये दूसरी बात है। ये को और की का अंतर दयानंद और उसके अनुयायी बताएंगे और बताते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अनुकरण और अनुचरण करो। अनुकरण हाथ से करो, अनुचरण चलो उनके पीछे, भला और कल्याण तो
तभी होगा। तो हम कामना करते हैं कि इस देश के लोग समझें कि बेशक राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई हो, लेकिन मानसिक गुलामी अभी भी हावी है। अभी भी भाषा का प्रश्न, अभी डॉक्टर वैदिक का नाम लिया और मैं भावुक हो उठा। सचमुच बहुत सारी बातें सोच करके आज मैं तैयारी में था, लेकिन भाई कौशल जी ने मुझे बिंदु दे दिए और उन्हीं पर ही मैंने ये गप्पे मार दी हैं। आप जैसे महान विद्वानों ने, प्रोफेसरों ने, लर्नेड लोगों ने ये जो मेरी टूटी फूटी बात सुनी, अब मैं इसके लिए कितना आभार आपका व्यक्त करूं। तो विषय पर ना अगर बोल पाया हूं, बहका हुआ हूं, ये मेरी अपनी कमजोरी और निर्बलता है, ये कौशल जी का प्यार है। वो पहले बिंदु न देते तो उन्हीं बिंदुओं को मैं न लेता, वैदिक जी का नाम न लेते तो मैं भावुक न होता। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाइवर्ट जरूर हुआ हूँ। इसके लिए क्षमा मांगता हुआ आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 9:15 हो गया है और इसके बाद मॉडरेटर साहब हैं बोलेंगे, अध्यक्षीय भाषण भी होगा, कमेंट्स भी आएंगे, हो सकता है प्रश्न उत्तर की भी आपने व्यवस्था की हुई हो। इसलिए मैं वाणी को विराम देता हुआ आप सबका, आदरणीय अपने अध्यक्ष प्रोफेसर अनंत कुमार गिरी जी का और श्रीमान मॉडरेटर साहब श्री रणधीर कुमार गौतम जी का और इसी प्रोफेसर और जर्नलिस्ट श्री कौशल किशोर भाई का, सभी का आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। ओम सम। बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक। आपने कब कहीं लगा ही नहीं कि आप डाइवर्ट हुए हैं। आप स्नेहाधिक्य है आपका, स्नेहाधिक्य बिल्कुल आप। आपने आजादी के संदर्भ में, सत्य प्रेम करुणा के संदर्भ से और आजादी का जो संघर्ष है उसमें तो आर्य समाज की भूमिका तो गिनाया, लेकिन आज की जो अंधविश्वास के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत जो आर्य समाज की दृष्टि है, उसको भी आपने जागृत करने की कोशिश की। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। चेयर के रिमार्क से पहले अगर कुछ साथी अगर कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं तो वो इंडिकेट कर सकते हैं। हाँ, स्वागत है। जी। अ, अगर कोई साथी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो वो चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। अगर अनंत गिरी जी जुड़ चुके हैं तो एक बार वो आवाज दे दें, फिर हम उनको इनवाइट कर लेंगे। एक प्रश्न जो विद्यार्थी एक सुभेश जी, उन्होंने डायरेक्ट होस्ट को लिखा है। वो कह रहे हैं कि भारत के आजादी, ये अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई, वो आज के संदर्भ को दे रहे हैं कि अंधविश्वास दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। वैज्ञानिक खोज हुई और उसके सोशल मीडिया के एडवेंट से और भी ये बढ़ते जा रहा है। उसमें आर्य समाज का क्या योगदान हो सकता है? हालांकि ये आज का मूल विषय नहीं है। ऐसा है, कोई बात नहीं, मूल विषय तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत संबंध तो है, क्योंकि अंधविश्वास जो है जोंक की तरह से लग जाता है, हमारी सारी अवनति को हमारी सारी अवनति कराता और प्रगति को धाराशायी कर देता है। विश्वास होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास होना ये बड़ा खतरनाक है। परमपिता परमात्मा ने, उस क्रिएटर ने यूनिवर्स के सबसे टॉप पर मनुष्य को ब्रेन दिया हुआ। ये इंडिकेटिव है इस बात का कि हरेक को पहले अपने ही मस्तिष्क से पूछना चाहिए कि ठीक है कि नहीं। हमारा तो नियम है, हरेक वस्तु का, पदार्थ का, बात का, सिद्धांत का सत्य की कसौटी पर विश्लेषण करना चाहिए। अगर खरी उतरे तो मान लेना चाहिए, और यदि वो खोटी निकले, असत्य निकले, तो छोड़ देना चाहिए। तो मस्तिष्क से नीचे ही सारी इंद्रियां हैं, बाकियों का उपयोग बाद में करो, पहले अपने मस्तिष्क से ही पूछो। 99% अपनी शंकाओं का समाधान और उत्तर अपने आप ही मिल जाता है। यदि फिर भी जिज्ञासा बनी रह जाए तो फिर अपने से श्रेष्ठतर किसी विद्वान को ढूंढा जाए या तत्संबंधी किसी पुस्तक को ढूंढा जाए, लेकिन विश्वास बिना जाने समझे नहीं करना चाहिए। एक तो चीज है जानना, दूसरी बात है मानना, और तीसरी बात है करना। यही गीता का 3 योग है। तो वास्तव में पहले
जानने के लिए उद्यम करना चाहिए। हमारे यहाँ जो जितने भी चित्र बने हैं वे सब सिंबॉलिक हैं, उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। इसीलिए तो भाई जी सरस्वती के 4 हाथ हैं। पहले अंधविश्वास को दूर करने के लिए सरस्वती का चित्र देखना होगा कि उसके 4 हाथ उसकी रक्षा के प्रतीक हैं। यदि कोई विद्या को, सरस्वती को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो पहले वो क्या करे? आगम, उसको अध्ययन के द्वारा, मनन और चिंतन के द्वारा, आत्मनिरीक्षण के द्वारा, अच्छी संगति के द्वारा, अच्छी पुस्तक भी सबसे बड़ी संगति होती है, तो उसके द्वारा उनको ले आए। और उसके बाद जो कुछ जानते हो उसको दूसरों को बताओ, डिस्कस करो, उससे क्या होगा? घाटा नहीं होगा, लाभ ही होगा। और उसके बाद तीसरा हाथ ये कहता है कि जो कुछ आप जानते हो, जिसे आप मानते हो, कम से कम उसको व्यवहार में भी ले आओ। तो इस तरह से यदि इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो अंधविश्वास कम होगा। लेकिन इन बाबाओं ने दुर्भाग्य से इस देश में बड़ा अंधविश्वास धर्म के नाम पर आडंबर फैलाया हुआ है और कानूनी कमजोरी है कि इनका कुछ हल नहीं निकल पाता। इनकी फॉलोइंग भी होती है, इसलिए राजनेता भी कुछ नहीं कर पाते। पर हमारे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने बड़ी निर्भीकता के साथ, और भाई कौशल जी को ने पढ़ा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, अपने देहावसान से ज्यादा नहीं, 1 हफ्ता पहले लिखा था एक अपराधी बाबा का नाम लेकर के कि बोटी बोटी इसको काट करके इंडिया गेट पर फेंक देना चाहिए, ताकि कोई और बाद में आकर के लस्ट और अंधविश्वास का प्रचार और प्रसार धर्म की वेदी से ना कर सके। तो अंधविश्वास को बढ़ावा हम ही लोग देते हैं। उसका कारण यह है कि हमारे जीवन का एक नियम होता था स्वाध्याय और संध्या, हमने स्वाध्याय छोड़ दिया है। हमने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ अपने आप की करने का जो तरीका था उसको छोड़ दिया है। हम आलस्य को अपना मित्र बनाए बैठे हैं, और जरा भी सब्जी की दुकान पर भी जाएं तो 150 रुपए को भी कैलकुलेट करने के लिए हम मोबाइल का सहारा लेते हैं, कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। जबकि हमारे बचपन में 20 तक का पहाड़ा तो प्राइमरी में भी याद करा देते थे, नहीं तो हाथ फैला के गुरुजी डंडा मारते थे। तो अंधविश्वास तो भाई ज्ञान से ही मिटेगा। अज्ञानता, जहां पर ज्ञान होगा वहां पर अज्ञान अपने आप नष्ट होगा। जहां सच्चा विश्वास तार्किक होगा, तर्क संगत होगा, ज्ञान परक होगा, वहां अंधविश्वास का नाश अपने आप हो जाएगा। तो हम तो प्रार्थना करते हैं जितना हो सके उद्यम करें। आर्य समाज क्या कर रहा है, ये प्रश्न निश्चित रूप से ही बहुत ही चिंताजनक है। आर्य समाज कोशिश तो कर रहा है अपने सीमित साधनों से, लेकिन हाँ, वो स्वयं तो अंधविश्वासी नहीं है, पर इसके लिए कोई आंदोलन चला रहा हो जो कि चलाना चाहिए, कोई जन जागृति अभियान तेज चला रहा हो जो कि चलाना चाहिए। यदि ये कोई आंदोलन न हुआ इन बुराइयों के पीछे, तो अन्य मजहबों की तरह आर्य समाज भी एक पूजा पाठ हवन संध्या जैसी कंपनी बन के रह जाएगी। ये एक बदलाव कुछ वर्षों से आया जरूर है, लेकिन फिर अंगड़ाई ले रहा है। निराश होने की इसमें कोई बात नहीं है। इतनी सारी हमारी डीएवी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर एक टैलेंटेड शास्त्री सब जगह पब्लिक स्कूलों में अपॉइंट कर लिया गया है। और उसी तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने खूब प्रेरणा दी है, और हमारे गृह मंत्री ने तो और दमदार शब्दों में उद्बोधन दिया है। तो आज समाज थोड़ा सा अपने खोए हुए गौरव को पहचानने के लिए इस समय बेचैन तो है। बैठकें हो रही हैं, कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, आउटपुट भी निकलेगा, ऐसा हम आश्वासन देने का साहस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय के कमी होने के कारण मैं कुछ कमेंट थोड़ा ब्रीफली पढ़ देना चाहूँगा। ये एमडी चंदर जी हैं, गांधी पीस फाउंडेशन चेन्नई से। उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट फुल्ली बेनिफिटेड एज द सेशन इन हिंदी। हम माफी मांगना चाहते हैं। कुछ हमारे साथी साउथ इंडिया से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ी सी समस्या है हिंदी में, लेकिन इसको हम ट्रांसक्राइब करके और अंग्रेजी में आप सभी को ईमेल कर देंगे। इसके साथ 5 मिनट का समय बचा हुआ है, तो हम चाहेंगे 2 मिनट में अगर प्रदीप भाई कुछ अपना विचार साझा करे तो बहुत लाभ होगा हम लोगों को। प्रदीप भाई, 2 मिनट का समय है आपके पास। और उसके बाद मैं हाथ देख रहा हूँ पीके यादव जी का भी, तो उनको भी हम 1 मिनट देंगे अपने बात को पूछने के लिए। जी। जय आर्य समाज, जय भारत। अभी मैं इस चैनल के
प्रोफेसर आनंद गिरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज आपके चैनल पर मुझे बोलने का मौका मिला, और आज मुझे ऐसे सरस्वती पुत्र और भारत के मट्टी के लाल आचार्य विद्या प्रसाद मिश्रा जी का दर्शन हुआ इस टीवी पे, और हमारे मित्र भाई पत्रकार कौशल किशोर जी के माध्यम में भाई रणधीर गौतम जी से जुड़ा, तो मैं सभी को आज समाज की ओर से आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम और नमन करता हूँ। और मुझे याद है इस बीच में स्वामी अग्निवेश जी का नाम आया, तो मुझे याद है कि 2009 में बीरगंज में रात्रि के 2 बजे स्वामी अग्निवेश से कैलाश होटल के नीचे मुलाकात होती है मुझे, और वो नेपाल इसलिए गए थे कि वहां पर एक गढ़ी माई का मंदिर है जो 5 साल में एक बार वहां पूजा होती है, और वहां हजारों लाखों भैंसा का कटन चलता है, जिसको रोकने के लिए वो 2-4 आदमी और निर्भीक होके स्वामी अग्निवेश जी गए, जिसको नेपाल की पुलिस ने वहां उनको अरेस्ट किया था, फिर बाद में उनको छोड़ा, और वो हत्या माने वध जो है माई को न दिया जाए, इसके लिए वो गए थे। तो आज समाज हमारा जब धर्म नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा, ऐसा मेरा मानना है शॉर्टकट में। और धर्म जब रहेगा तभी ये राष्ट्र भी रहेगा। और जैसा कि आचार्य जी ने भी बताया, कौशल जी ने भी अपने वाणी में संबोधित किया, और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री ने अभी आज समाज का जो यहाँ हुआ था दिल्ली के अंदर सम्मेलन, उसमें बड़ी जोरदार शब्दों में और स्पष्ट कहा था। तो आज हम लोग फिर पुनरावृत्ति में फिर से ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा राष्ट्र सोच के व्यक्तित्व के नेतृत्व में देश को आगे ले जाएंगे। और मुझे याद है सदानंद जी इसी नए बाजार में रहते थे, सदानंद भवन में, और वहाँ उनका नाम से भवन भी है। और ये देश जो है, और मेरा बचपन भी स्कूल में आर्य समाज के स्कूल में मैंने बिताया है, पढ़ा है, तो मैं आर्य समाज की बहुत जगह झुग्गी झोपड़ियों में जहाँ कोई नहीं जाता था वहां उनकी स्कूल होते थे, और वहां पर कोई भी अध्यापक बगैर तनख्वाह के बच्चों को पढ़ाते थे। ये आर्य समाज की प्रेरणा और आर्य समाज का सिद्धांत था, इसके कारण वो पढ़ाते थे। और मेरे जैसा कि आपने 2 मिनट का समय दिया है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों को अपने आपके विचार सुना आचार्य जी का, मैं पुनः उनको नमन करते हुए, और आपके अनंत गिरी जी को कि फिर कभी ज्यादा समय मिलेगा तो फिर मैं अपनी बात पर रखूंगा। बहुत बहुत आभार, समाज, जय भारत। बहुत बहुत आभार। अब आदरणीय पीके यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो 1 मिनट में अपने विचार प्रस्तुत करें। जी नमस्कार, और बहुत आभार हमें यह अवसर देने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि महर्षि दयानंद को उनके समय के किसी भी धारा से प्रतिद्वंदिता जैसी बात नहीं थी। हाँ, उन्होंने समीक्षा जरूर की थी सनातन धर्म की, और जो इसमें बिखराव आ गया था जन्मना पहचानों को लेकर, उसमें बहुत से संस्कार कुछ विशेष वर्गों के लिए ही सीमित रह गए थे, तो उसका प्रसार करते हुए उन्होंने सारे समाज को, भारतीय समाज को और विशेषकर हिंदू धर्मावलंबियों को एक किया। इससे बढ़ के और क्या हो सकती है कंट्रीब्यूशन किसी व्यक्ति की आजादी के आंदोलन में। मैं इसको सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन मानता हूं। और जो बातें आज कही गई हैं, क्षमा करेंगे मैं बहुत अल्पज्ञ हूं, उसमें ये कहना कि कौन पितामह कौन प्रपितामह, ये सब इमोशनल बातें हैं। इससे कहेंगे तो हम रामकृष्ण को छोड़ देंगे, पता नहीं वो 100th प्रपितामह हो या 1000th प्रपितामह होंगे। इस तरह की बातें ना करें। बात ये है कि वैदिक संस्कृति को वापस लाने में महर्षि दयानंद जैसा कोई व्यक्ति उस वक्त उनके समय नहीं था, लेकिन कई जगह
ऐसा देखा गया, अब ये तो हम सुविधा के तरह से कह देते हैं कि गुण और धर्म के आधार पर हम विभाजन करते हैं समाज का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सुविधा का खेल है, ये कोई सच्चाई नहीं है। ये 19वीं सदी में और महाभारत काल में भी इसके बहुत से वो मिलते हैं प्रसंग जिसमें ऐसा नहीं था, वो जन्मना ही सब चलता था, और यही दोष हमारे धर्म में रह जाता है आज। तो ये बात बार बार नहीं कहनी चाहिए, लेकिन महर्षि दयानंद का कंट्रीब्यूशन अनपैरेलल और अनकंपेरेबल था अगर उनके समय के तमाम आंदोलनों को देखा जाए, क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज को एकीकृत किया, और ये बहुत आवश्यक था किसी भी आजादी के आंदोलन के लिए। उन्होंने डायरेक्टली, ना कांग्रेस से उनकी प्रतिद्वंदिता थी, ना किसी से, कांग्रेस से तो पहले थे ही वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि वो कांग्रेस को डिसलॉज करना चाहते थे। हमें इस तरह की बहसों में थोड़ी शरारत दिखाई पड़ती है, हमें क्षमा करें एक बार फिर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद अच्छा ना लगे, कि हम एक को दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। नहीं, महर्षि दयानंद थे, आर्य समाज चलाई उन्होंने, सभी लोगों को उन्होंने ये आश्वस्त किया कि नहीं, आप सबको उन तमाम संस्कारों के लिए अधिकार है, उपनयन से लेके और जो कुछ भी होता है। तो ये बातें फिर भी, लेकिन महर्षि भी कभी कभी वापस आ जाते हैं। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मम वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु माम अवतु वक्तारम। ये सब बातें जो हैं कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि पुनः ब्राह्मण अगर गुण धर्म से ही परिभाषित होना है तो नमो ब्रह्मणे करने की क्या आवश्यकता होती है, वो तो वंदनीय होगा ही। और फिर मतलब ये हमें ये बात महर्षि की भी नहीं समझ में आती कि क्यों ऐसा किया, लेकिन चलिए, यज्ञ की परंपरा ले आए और दूसरी बातें, और जिसमें सबको उन्होंने बराबर की साझेदारी दी, ये बहुत अच्छी बात हुई जो उनके समय में हुई, उनके द्वारा हुई, उनके नेतृत्व में हुई। बस यही दो बातें हैं जो हमें खटकती हैं, और कोई बात नहीं। थैंक्स, बहुत बहुत आभार पीके यादव जी। सद्भावना, सत्य, और ये सद्भावना की साधना अग्निवेश जी में भी थी, और वो कई सारे धर्मों को एक साथ लेकर, और जो एक क्रिटिकल चीज है कि धर्म में के विश्लेषण में, धर्म की समीक्षा में कुछ कमियां भी हमें दिखाई देती है। बहरहाल ये संदर्भ आज का जो विचार गोष्ठी का था वो स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज की भूमिका को लेके था, और उसमें आपने, जैसा पीके यादव जी ने कहा, अनपैरेलल है जो कंट्रीब्यूशन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। और हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्डिंग में भी रहा, और फिर हम आज स्वामी अग्निवेश तक वो विरासत आती है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। तो चेयर के रिमार्क के लिए हम प्रोफेसर आनंद गिरी जी से निवेदन करेंगे कि वो अपना वक्तव्य दे। So we request Professor Anand Giri to kindly give a chair remark. मुझे लगता है कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वो जुड़ रहे हैं। तब तक अगर कुछ और बात कहना चाह रहे हैं पंडित विद्या प्रसाद मिश्र जी, तो वो बोल सकते हैं 2 मिनट। तब तक मैं उनको कांटेक्ट करता हूं। मैं आदरणीय यादव जी के मंतव्य से अपनी सहमति व्यक्त करता हुआ उनका आभार व्यक्त करता हूं, और ये उनकी बात ठीक है, एक वाक्य को छोड़कर बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और कहने का आशय भी वही था। कई बार ऐसा होता है कि हम सैद्धांतिक रूप से मानते कुछ हैं, कह कुछ देते हैं, स्लिप ऑफ टंग जिसे कहेंगे अंग्रेजी में, वैसा भी हो सकता है। बाकी जो वर्ण व्यवस्था है,
जो विवादास्पद हो गए हों समाज में, उनको ना उठाना, मतलब रोग का ना इलाज करना, केवल इसी एक बात से मेरी झिझक है। पर बड़ी विनम्रता और आदर के साथ मैं कहूं कि यदि उस तरह की प्राचीन वैदिक युग जैसी विचारधारा आ जाए तो राष्ट्रीय एकता में बड़ा बल मिलेगा, लेकिन उसका सपना मुझे नहीं लगता कभी साकार होगा। उसके कई कारण हैं, कुछ राजनीतिक हैं, कुछ रिजर्वेशन है, और कुछ इन बाबाओं की चाल है। हम सब नहीं, लेकिन कुछ बाबा मैं कह रहा हूं जो धर्म के नाम पर आडंबर फैला रहे हैं। निश्चित रूप से इनकी निंदा अगर नहीं होगी, इनको हतोत्साहित नहीं किया जाएगा, तो ये देश जो विज्ञान की कसौटी पर खरी करने वाली बातें कहा करता था, जो सप्तऋषियों का देश है, ये कहीं पाखंडियों और अंधविश्वासियों के चक्कर में ना पड़े, ये मेरा सपना है। बाकी अन्यथा कुछ नहीं। मैं यादव जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। मिश्रा भाई, आपने बहुत बढ़िया बातें कही। मुझे बहुत ही ये सुंदर। सारी बात सुन के एक बात ध्यान आ रहा है, स्वामी अग्निवेश भाई मुझे कौशल जी कुछ कह रहे, स्वामी आवाज नहीं आ अग्निवेश रही। ने एक छोटी सी बुकलेट लिखी थी, उसका टाइटल था वेद में समाजवाद। मुझे ध्यान वेद में आता है समाजवाद। स्वामी जी। अग्निवेश जी से मुझे कम से कम 20 या 25 किताबें गिफ्ट में मिली होंगी पिछले 12-15 सालों में, और उनमें से एक किताब थी वेद में समाजवाद। तो वो वेद की ऋचाओं से जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स के बिंदु हैं वो खोज के निकालते हैं। और वे बैक इन 60s ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो कोलकाता से इधर आते हैं हरियाणा आर्य समाज ज्वाइन करने के बाद, तो दिल्ली और हरियाणा के बीच वाले ट्रैक पर वो समाज की सेवा का काम करते। तो उस बीच में जो उनके एड्रेस के प्रिंसिपल इश्यूज थे वो उन पर वो फोकस्ड है वो बातें, और उसी सेवा से वो 34 साल की उम्र में साहब हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री हो गए थे। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आर्य समाज का ना केवल फ्रीडम मूवमेंट में, इवन पोस्ट फ्रीडम जो नेशन बिल्डिंग का काम है उसमें बड़ा अहम रोल रहा है। ये बात अवश्य है कि जो सारी चीजें वक्त के साथ पुरानी हुई है तो उसमें जिस तरह से कुछ उसके अचीवमेंट्स ऐड होते हैं, उसी तरह से वो जो लॉ ऑफ डीके है वो भी अपनी जगह फंक्शन करता है। तो ये बहुत सारी धन्यवाद। बातें हम लोगों को रखना समझना चाहिए। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, हम लोगों को जो है बहुत ही अध्यक्ष शानदार। प्रोफेसर आनंद गिरी जी आ गए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट प्रोफेसर आनंद गिरी टू काइंडली शेयर हिज रिमार्क, चेयर रिमार्क। जी। अनंत गिरी, आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, नाउ इट्स कमिंग। Okay, namaste. So I had some internet instability and I hope it would continue stable for at least 1 or 2 minutes. Thank you, Paniji and Kausal Kisorji and all friends present. Now, very deep questions are with us. And as we do not have time, I would just submit 2 further questions. One is that certainly Arya Samaj and Swami Dayananda Saraswati have been very influential. But when we talk about Rashtra, what is our conception and realization of Rashtra? Because Indian society and civilization is not a Rashtra-centric society, but a community-centered society. So therefore, when we talk about Rashtrabada, what kind of Rashtrabada it is? Is it the elitistic Rashtrabada? Because if you come to Indian National Congress, both Sri Aurobindo and Gandhi, they interrogated the elitistic nationalism of the then Congress and wanted to bring it to people, the people's nationalism. So therefore, the question for us is, what is our concept of Rashtra and nationalism?
Is it elitistic nationalism or people's nationalism? So, and secondly, the whole question of the freedom of India, and therefore, Panditji and Kausalji mentioned about Sir Syed Ahmad Khan. Now, Hindu-Muslim unity or coexistence. Now, what has been the role of Arya Samaj in bringing Hindus, Muslims, and other religions together, and especially interrogating the kind of politics of hatred and annihilationism in the name of religion. So I was just thinking about these two questions as points to further think together with in this महत्वपूर्ण सवाल जो है, जो आर्य समाज और भारतीय स्वाधीनता संग्राम में, तो इसके साथ साथ अभी हमारा देश का जो है, तो हमारे देश के हम किस प्रकार का राष्ट्र हम निर्माण कर रहे हैं, वो राष्ट्र सिर्फ की एक धर्म के लोगों के लिए कि सर्वधर्म लोगों के लिए है, वो राष्ट्र सब लोगों को कैसे आलिंगन करते हैं. The whole question of transformative inclusion, caste, class, gender and religion. तो इसमें हम अभी जो नई फ्रीडम मूवमेंट का जो जरूरत है, क्योंकि आजकल राष्ट्र क्या हो गया, राष्ट्र का पास इतना क्षमता हो गया, दी पावर हो गया, तो कम्युनिटीज और व्यक्ति को किस समय में भी वो इनके पर पदाघात कर सकते हैं. So is it the true freedom? Therefore, how do we realize freedom on the part of self and community, and how our worship of Rashtra is to help us, to realize the power of self, community, nation, and also the world. Thank you. So, रणदीप, तो पुनश्च मैं आभार व्यक्त करता हूँ पंडित जी, कौशल किशोर जी और सब मित्रों उपस्थित हैं. रणदीप, हेलो. Oh, yes. So thank you. Thank you. ब्लॉसमिंग बहुत ही कृतज्ञता के साथ आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद देता है, खासकर हमारे आज के प्रमुख वक्ता पंडित विद्या प्रसाद मिश्र जी, कौशल किशोर जी, पीके यादव जी और आज के चेयर प्रोफेसर आनंद कुमार गिरी जी. हमारे साथ और भी गणमान्य साथी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सपना जी, प्रोफेसर ज्ञान गुलोई, डॉक्टर खेरनार, प्रोफेसर आनंद कुमार गिरी भी थोड़ी देर तक जुड़े. आप सबों का बहुत बहुत आभार. धन्यवाद.